हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो टेट सीरीज लेकर आए हैं वो अपनी 30 क्वेश्चन की होने वाली है, इसलिए आपको एंड तक जुड़े रहना है और एंड में कमेंट करना और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्या बताना है आप सभी बच्चों को कमेंट करके कि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। वो ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष का। तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 वर्ष का। सामने सभी बच्चे कमेंट करेंगे और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल किए गए हैं। क्या बताना सभी बच्चों को कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम में, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय में, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय में, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ में। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं, तो वो किए गए हैं तृतीय भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के तृतीय भाग में सम्मिलित किए गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली का अधिकारी है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1956 में, ऑप्शन नंबर बी है 1957 में, ऑप्शन नंबर सी है 1958 में, ऑप्शन नंबर डी है 1959 में। तो किस वर्ष में हुआ था, तो हुआ था 1956 ईस्वी में, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और वो है कि कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है, यानी कि इन चारों में से आपको पहचानना है और बताना है कि कौन सा इनमें से तत्ववादी यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर एक है सतारा, ऑप्शन नंबर बी है रबाव, ऑप्शन नंबर सी है जंतर, ऑप्शन नंबर डी है चौतारा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है, तो वो सतारा हो जाएगा, यानी सतारा तत्ववादी यंत्र नहीं है। जबकि रबाब जंतर और चौतारा ये सारे के सारे कौन से वाद्य यंत्र हो जाएंगे, तो ये तत्ववाद्य यंत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है। क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके, जो बादशाह का मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर सी है ब्यावर में, ऑप्शन नंबर डी है दौसा में। तो बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो बढ़ता है ब्यावर में, यानी कि इसकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर बादशाह का मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फर्म आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि शेखावाटी की वह कौन सी महिला है जिसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए है काली देवी, ऑप्शन नंबर बी है कल्याणी देवी, ऑप्शन नंबर सी है किशोरी देवी, ऑप्शन नंबर डी है कस्तूरी देवी। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर कि कौन सी शेखावाटी की महिला हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया किशोरी देवी, वो उनका आंसर सही है, यानी कि किशोरी देवी ने शेखावाटी के जो किसान आंदोलन थे उनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 12 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर बी है 14 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर सी है 17 मार्च 1948, ऑप्शन नंबर डी है 27 दिसंबर 1948। तो किस वर्ष में होता मत्स्य संघ का उद्घाटन, तो होता 17 मार्च 1948 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सुंदर विलास के रचयिता कौन थे। क्या बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके सुंदर विलास के रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर बी है मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी है सुंदरदास, ऑप्शन नंबर डी है रेदास। तो सुंदर विलास के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे सुंदरदास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सुंदर विलास की रचना किसने की थी, तो सुंदरदास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी है। प्रश्न क्या बताएंगे सारे बच्चे कि चौहान वंश की जो कुलदेवी है वह कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है चामुंडा देवी, ऑप्शन नंबर बी है लठियाल देवी, ऑप्शन नंबर सी है तन्नोटिया देवी,
ऑप्शन नंबर डी है शाकंभरी देवी। तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी शाकंभरी देवी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शाकंभरी देवी चौहान वंश की कुल देवी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। क्या बताना आपको अब कि निम्बार्क जो संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए है मेड़ता में, ऑप्शन नंबर बी है नारायणा में, ऑप्शन नंबर सी है रैण में, ऑप्शन नंबर डी है सलेमाबाद में। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी, तो हो जाएगी सलेमाबाद में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है। क्या बताएंगे सभी बच्चे कि जो दादूपंथी संत है वो इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है रजब जी, ऑप्शन नंबर बी है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर डी है जसनाथ जी। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजब जी, जो दादू पंथ के प्रमुख संत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, कन्फर्म आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी। क्या बताना आप सभी को कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है लाखेरी में, ऑप्शन नंबर सी है मोडक में, ऑप्शन नंबर डी है निम्बाहेड़ा में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी लाखेरी में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है भीनमाल में, ऑप्शन नंबर सी है मालपुरा में, ऑप्शन नंबर डी है निवाई में। तो इस राजस्थान में जो सर्वप्रथम घी की फैक्ट्री खोली गई थी तो वो खोली गई थी भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जहां पर वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। क्या बताएंगे सारे बच्चे कि जो प्रतापगढ़ है वो कहाँ का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है कांठल के मैदान का, ऑप्शन नंबर बी है भोराट के पठार का, ऑप्शन नंबर सी है गोडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर डी है छप्पन के मैदान का। तो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा कांठल प्रदेश का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो प्रतापगढ़ है वो कांठल के मैदान का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन करंट का है और जो आपके करंट में भी आएगा कि जो मरु महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जो अभी वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो मैं आपको बता दूं कि जो मरु महोत्सव है उसका आयोजन जैसलमेर में किया जा रहा है, यानी कि जो अभी वर्तमान में जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आहर सभ्यता स्थित है, यानी कि जो आहर सभ्यता है वो कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है बनास नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है लूनी नदी पर। तो आहर सभ्यता कहाँ पर स्थित हो जाएगी, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो ये आहड़ है वह है बनास नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जहां पर आहड़ सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, यानी कि उसका वंश कौन सा था, वो आपको बताना है कि जो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह है उनका वंश कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है चंदेल वंशीय, ऑप्शन नंबर बी है गुहिल वंशीय, ऑप्शन नंबर सी है चौहान वंशीय, ऑप्शन नंबर डी है परमार वंशीय। तो कौन से हो जाएंगे, ये तो एकदम साधारण क्वेश्चन है कि उनका वंश कौन सा था, तो वो गुहिल वंश था, यानी कि राणा रतन सिंह कौन किस शाखा से संबंधित हो जाएंगे, तो वो गुहिल वंश से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से राजपूत वंशजदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी, यानी कि वह कौन सा राजपूत शासक है जिसको अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए है भगवान सिंह, ऑप्शन नंबर बी है भूर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है माल सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मान सिंह। तो किसको प्रदान की थी अकबर ने फरजंद की उपाधि, तो की थी मान सिंह को, यानी कि जो जयपुर के मान सिंह थे उनको अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने कि किस राजा के वंशज गुज्जर प्रत्यार कहे जाने लगे, यानी कि राजस्थान क्या वह कौन सा वंश है जिसके पुत्र गुज्जर प्रत्यार कहे जाने लगे। ऑप्शन नंबर ए है चक्रायुध के, ऑप्शन नंबर बी है नागबड़ द्वितीय के, ऑप्शन नंबर सी है धर्मपाल के, ऑप्शन नंबर डी है वासुदेव द्वितीय के। तो किसके हो जाएंगे, तो हो जाएंगे नागबड़ द्वितीय की, यानी जो अपना नागबड़ द्वितीय है उसके वंशज गुज्जर प्रत्यार कहे जाने लगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में,
ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर में। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनको शाबाश। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहां पर राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है। इसमें से आपको पहचानना है और बताना है कि जैसलमेर में बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी है खारी नदी, ऑप्शन नंबर सी है कांकणी नदी, ऑप्शन नंबर डी है सुगड़ी नदी। तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी कांकणी नदी। यानी कि जैसलमेर में कौन सी नदी बहती है, तो वो कांकणी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना कि बिछामेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि जो बिछामेड़ा उदयपुर है वहां से किस नदी का उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन नंबर ए है कांतली नदी का, ऑप्शन नंबर बी है बेड़च नदी का, ऑप्शन नंबर सी है बाणगंगा नदी का, ऑप्शन नंबर डी है सोम नदी का। तो वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो होता है सोम नदी का। तो हम कह सकते हैं कि सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, उद्गम तो होता है बिछामेड़ा उदयपुर से, यानी कि यहां से इसका उद्गम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे पर बसा शहर है। क्या बताएंगे सारे बच्चे कि जो हनुमानगढ़ है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है लूनी नदी के, ऑप्शन नंबर बी है घग्गर नदी के, ऑप्शन नंबर सी है सतलज नदी के, ऑप्शन नंबर डी है बाणगंगा नदी के। तो किसके किनारे बसे हुए हैं, तो घग्गर नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, यानी कि हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1965 में, ऑप्शन नंबर बी है 1966 में, ऑप्शन नंबर सी है 1955 में, ऑप्शन नंबर डी है 1975 में। तो राजस्थान जो काश्तकारी अधिनियम है वह 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1955, जब राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ज्वार सबसे अधिक किस जिले में उत्पादित होती है। क्या बताना सभी को कि जो ज्वार है वो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है जालोर में, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर में। तो कहां पर उत्पादित होती है सर्वाधिक मात्रा में, तो होती है उदयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जहां पर ज्वार सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मक्का के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या बताएंगे सारे बच्चे कि मक्का के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है बालू मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है कांप मिट्टी। तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी काली मिट्टी, यानी जो काली मिट्टी है वो मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। क्या बताएंगे ये जो कृष्णा दिवस है वह किस प्रांत के प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर प्रजामंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है करौली प्रजामंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा। तो कब मनाया गया था, तो जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 1936 में मनाया गया था। कौन सा दिवस, तो मनाया गया था कृष्णा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है। क्या बताएंगे सारे बच्चे, तो सूरजमुखी होती है उसका वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एविना सेटिवा, ऑप्शन नंबर बी है सोरगम वलगोर, ऑप्शन नंबर सी है हेलिएंथस, ऑप्शन नंबर डी है ट्रिटिकम एस्टिवकम। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा हेलिएंथस, यानी सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो हो जाएगा हेलिएंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसबगोल उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। क्या बताना आपको कि इसबगोल उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है पंचम। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रथम, यानी कि इसबगोल के उत्पादन में राज्य में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो प्रथम स्थान हो जाएगा। तो ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं।